नमस्कार विद्यार्थियों, विद्यावाल भारती ऐप पर आपका स्वागत है। बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट लेसन नंबर 3 का यहाँ पार्ट 5 की बात करेंगे। हम अध्ययन कर रहे थे वृषण, और वृषण के विषय में हम जान चुके हैं कि ये हमारे शरीर के अंतर्गत या नर के अंतर्गत दो होते हैं। वृषण के चारों ओर एक द्विस्तरीय आवरण पाया जाता है जिसे वृषण खोल कहते हैं। उसमें एक वैजिनेलिस होता है, एक एल्ब्यूजिनिया होता है। एल्ब्यूजिनिया धंस कर के वृषण पट्टियाँ बनाता है, और जब उसके ऊतक धंसकर त्रिकोणाकार या शंक्वाकार की स्थिति में आ जाते हैं वृषण के, तो उन्हें पिंडक या लोब्स के नाम से जानते हैं। उन पिंडक या लोब्स से कुछ शुक्रजनन नलिकाएं निकलती हैं। लगभग 250 से 300 पिंडक होते हैं। प्रत्येक पिंडक से शुक्रजनन नलिकाएं, यानी कि प्रत्येक पिंडक में 2 या 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं। तो 250-300 पिंडकों से 2 या 3 नलिकाएं निकल कर आती हैं और वृषण सतह पर आकर के मिल जाती हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि कम कुंडलित होकर, या यूँ कहें कि शुक्रजनन नलिकाएं वृषण की सतह के पास से कम कुंडलित होकर मध्य क्षेत्र में पहुंचकर सीधी होकर छोटी छोटी नलिकाओं के बने जाल में खुल जाती हैं। शुक्रजनन नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में, छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुलती उसे वृषण जालक, उसको हम क्या कहेंगे? वृषण जालक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से जो पिंडक बनते हैं वृषणों के अंतर्गत, इस प्रकार से जो पिंडक बने हैं, इन पिंडकों से इस प्रकार की कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो निकल करके इस प्रकार से जाकर मिलती हैं। तो यहाँ एक जालनुमा संरचना बनती है, और ये जालनुमा संरचनाएं जो होती हैं कुछ छोटी छोटी इस प्रकार की नलिकाएं होती हैं, उनके अंतर्गत जाकर खुल जाती हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये नलिका, ये जो स्थिति बनती है, ये वृषण जालक के रूप में जानी जाती है। अब कहने का अर्थ हुआ शुक्रवाहिकाएं या अपवाहिकाएं क्या है। तो हम समझ गए कि शुक्रजनन नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं के घने जाल में खुलती हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं वृषण पिंडकों से निकल कर आती हैं और वृषण जालक का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है शुक्रवाहिकाएं या अपवाहिकाएं क्या होती हैं। वृषण जालक से लगभग 15 से 20 संवलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें शुक्रवाहिकाएं कहते हैं। यानी कि जो वृषण जालक है, वृषण जालक से 15 से 20 संवलित संवलित नलिकाएं निकलती हैं। 15 से 20 संवलित नलिकाएं निकलती हैं। उन्हें शुक्रवाहिकाएं या अपवाही
वाहिकाएं कहते हैं। अपवाही वाहिकाएं कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो वृषण की ऊपरी सतह पर जाकर के अधिवृषण या एपिडिडाइस में नलिका में जाकर खुलती हैं। यानी कि हमने एक वृषण जालक के रूप में इस प्रकार की स्थिति को देखा वृषण के। इसका ये फॉर्मेट इस तरीके से होता है, इसका ये प्रारूप इस तरीके से। अब यहाँ वृषण लोब्स हैं, इनसे कुछ नलिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके से यहाँ जाकर खुलेंगी। तो यहाँ से कुछ छोटी नलिकाएं जो होती हैं वो इस तरीके से निकलती हैं वृषण जालक से। इस प्रकार से नलिकाओं का एक जाल यानी कि इस तरीके से निकलता है। तो ये तो कहलाएंगे शुक्र वाहिकाएं, शुक्र वाहिकाएं। और यहाँ जो बनेगा इस जालनुमा संरचना, ये वृषण जालक, ये वृषण जालक। यहाँ से जो ये संरचना बनी हुई है इसको हम कहेंगे अधिवृषण, अधिवृषण। तो बच्चों, शुक्र वाहिकाएं या शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, यह अधिवृषण का ऊपरी हिस्सा है, उसमें जाकर कुछ नलिकाओं में खुलती हैं। उन्हें हम शुक्र वाहिकाएं या अपवाहिकाओं के नाम से जानते हैं। तो वृषण की ऊपरी सतह पर जाकर के, यानी कि शुक्र वाहिकाएं या अपवाहिकाएं जो होती हैं वृषण की ऊपरी सतह पर जाकर, यहाँ से जो नलिकाएं निकलती हैं वो ऊपरी सतह पर जाकर के खुलती हैं। ये एपिडिडाइमस का पार्ट होता है, इसका एपिडिडाइमस का। अब देखो, इनका जो आंतरिक स्तर होता है, शुक्र वाहिकाओं का आंतरिक स्तर, आंतरिक स्तर जो बना होता है वो पेशीमय होता है। आंतरिक स्तर पक्षाम्बी स्तर, पक्षाम्बी स्तर। दूसरी कंडीशन है कि इसका जो आंतरिक स्तर के पक्षाम्बी स्तर से निर्मित है, उसी प्रकार से जो इसका बाह्य स्तर होता है वो वर्तुल पेशीय स्तर कहलाता है। अर्थात बाह्य स्तर जो होता है वो वर्तुल पेशीय स्तर कहलाता है। तो कहने का अर्थ हुआ कि शुक्र वाहिकाएं या अपवाहिकाएं क्या होती हैं? वृषण जो जालक होता है, जो मैंने आपको यहाँ दिखाया है, इससे 15 से 20 सम्मिलित नलिकाएं बाहर निकल कर आती हैं, उनको ही हम शुक्र वाहिकाएं अपवाहिकाएं कहते हैं। शुक्र वाहिकाओं का जो आंतरिक स्तर है उसे स्तर को हम कहते हैं पक्षाम्बी स्तंभी उपकला, पक्षाम्बी स्तंभी उपकला के नाम से जानते हैं, उपकला स्तर। और इसका जो बाह्य स्तर होता है वो वर्तुल पेशीय स्तर होता है। इसकी औत्की के अंतर्गत ये स्थिति होती है। तो ये था शुक्र वाहिकाएं या अपवाहिकाओं की स्थिति। नेक्स्ट, अब हम आगे की ओर चलते हैं, जो कि नरजनन तंत्र का वृषण से जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है। उस पार्ट को हम कहते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, एपिडिडाइमस, डिडाइमस।
एपिडिडाइमस। परिभाषा के रूप में वृषण से चिपकी एक लंबी सकरी, वृषण से चिपकी एक लंबी सकरी जो वृषण के साथ सटकर रहती है। संरचना, संरचना अधिवृषण कहलाती है। यानी कि टेस्टिज के साथ चिपकी एक लंबी सकरी नलिकानुमा जो संरचना होती है उसे हम अधिवृषण कहते हैं, जो लगभग 6 मीटर यानी कि कुंडलित अवस्था में 6 मीटर लंबी यानी कि 6 मीटर लंबी संरचना, लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना है। 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है, कुंडलित संरचना होती है, उसे हम अधिवृषण कहेंगे। इसके जो कुंडल होते हैं संयोजी ऊतकों द्वारा, कुंडल अर्थात इसके कुंडल संयोजी ऊतकों द्वारा चिपके रहते हैं, संयोजी ऊतकों द्वारा चिपके रहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि वृषण से चिपकी एक लंबी सकरी संरचना अधिवृषण कहलाती है। लगभग ये 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित संरचना है। इसके कुंडल जो होते हैं वो संयोजी ऊतकों द्वारा आपस में क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। नेक्स्ट स्थिति के अंतर्गत देखें कि इसकी भित्ति जो होती है बाहर की तरफ से तो मोटा पेशीय स्तर होता है, जो इसकी भित्ति है उसका बाह्य पार्ट, भित्ति बाह्य स्तर, जिसको हम कहते हैं मोटा पेशीय स्तर, मोटा पेशीय स्तर, यानी कि बाहर का जो प्रारूप है वो मोटा पेशीय स्तर होता है, जबकि आंतरिक स्तर जो होता है, आंतरिक स्तर वो स्तरित उपकला, स्तरित उपकला द्वारा बना होता है। यानी कि अधिवृषण जो है उसका जो बाह्य स्तर है, यानी कि यह 6 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित जो संरचना है जिसके कुंडल संयोजी ऊतक से चिपके हुए हैं, इसका बाह्य स्तर मोटा पेशीय स्तर होता है, जबकि आंतरिक जो स्तर होता है वो स्तरित उपकला द्वारा निर्मित होता है। अब देखो इसके बारे में, वृषणों के साथ किस तरीके से ये चिपका रहता है।
हम एक इस प्रकार की वृषण संरचना का अवलोकन करें इस तरीके से। इसमें यहाँ इस प्रकार की स्थिति को दर्शाएं, इस प्रकार की, जो कि कुंडलित अवस्था को प्रकट करेगा। ये तो यहाँ जो अवस्था होती है वो इस तरीके से कुंडलित, ये यहाँ तक आ जाती है। वैसे अब इसके अंतर्गत पढ़ा था कि यहाँ लोब्स पाए जाते हैं, इस प्रकार के खंड पाए जाते हैं जो कि वृषण के अंतर्गत पिंडक कहलाते हैं। इन पिंडकों से कुछ नलिकाएं निकलती हैं जो इस तरीके से निकलती हैं, जिनको शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। और ये शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं इस स्तर पर जाकर खुलती हैं। ऐसा प्रत्येक पिंडक से होता है, यानी कि प्रत्येक पिंडक जो होगा इस प्रकार की स्थिति से शुक्रजनन नलिकाओं को निष्कासित करता है। ये एपिडिडाइमस के अंतर्गत यहाँ से चलकर ये इस वृषण का जो ऊपरी हिस्सा है इससे एक छोटी नलिकाओं के रूप में छोटी नलिकाओं में जाकर खुल जाते हैं, छोटी छोटी नलिकाओं। और वो छोटी छोटी नलिकाएं जो होती हैं आगे चल कर के इस तरीके से ये सब वृषण के अधिवृषण के ऊपरी हिस्से के अंतर्गत घटित होता है। तो इसे बोलते हैं शीर्षस्थ वृषण, शीर्ष अधिवृषण। इसके 3 पार्ट हैं। अधिवृषण। दूसरी कंडीशंस में यहाँ ये संरचना जिसे हम शुक्रवाहिका कहेंगे, शुक्रवाहिका, वाशा डिफरेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इसका ये हिस्सा जो होता है इसे पुच्छ अधिवृषण, अधिवृषण। और बीच का हिस्सा जो होगा इसका वो मध्य अधिवृषण के नाम से जानेंगे। ये वृषण हो जाता है, वृषण, इसको वृषण कहें। तो हमने देखा कि ये जो पार्ट है ये वाला, यानी कि इस तरीके का ये पार्ट जो है ये अधिवृषण का होता है। और ये किस में जाकर खुलता है लास्ट में? शुक्रवाहिका के अंतर्गत, जो ऊपर की ओर जाकर उधर गुहा में प्रवेश करती है। अधिवृषण के मुख्यतः हम 3 भाग मानते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है केपुट एपिडिडाइमस, जिसको हम शीर्ष अधिवृषण कहेंगे। केपुट एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। दूसरा है नेक्स्ट कॉपर्स, कॉपर्स एपिडिडाइमस। और तीसरा जिसको आप पुच्छ अधिवृषण कहते हैं ये है काढ़ा एपिडिडाइमस, काढ़ा एपिडिडाइमस। तो ये 3 स्तर हो गए, पुच्छ अधिवृषण, 3 भाग हो, कैपिट एपिडिडाइमस, कॉपर्स एपिडिडाइमस, काढ़ा एपिडिडाइमस। इसको हम कहेंगे शीर्ष अधिवृषण, इसको कहेंगे मध्य या काय, इसको मध्य या काय कह सकते हैं, मध्य या काय अधिवृषण। और इसको कहेंगे पुच्छ, पुच्छ अधिवृषण। तो अधिवृषण के ये 3 हिस्से होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम वृषणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। वृषण से जुड़ी हुई संरचना जो होती है वो अधिवृषण कहलाती है।
एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं कि हम नरजनन तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। नरजनन तंत्र जो होता है उसमें सबसे पहला जो पार्ट है स्क्रोटल सैक पढ़ा है हमने, अर्थात वृषण कोश, जो एक थैलीबद्ध संरचना होती है जो हमारी या नर की जो दोनों टांगें हैं उनके मध्य में लटकी रहती है। उनके अंतर्गत एक जोड़ी वृषण पाया जाता है और एक जोड़ी जो वृषण होते हैं उनमें द्विस्तरीय आवरण, जिसको वृषण खोल कहते हैं, वो उपस्थित रहता है प्रत्येक वृषण पर, जिसके दो भाग होते हैं, वैजेनेलिस और दूसरा होता है एल्बुजिनिया। एल्बुजिनिया धंसकर के पट्टियाँ और लोब्स का निर्माण करता है। प्रत्येक लोब्स जो होता है उससे कुछ शुक्रजनन नलिकाएं निकलती हैं और शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं वृषण जालक से लगभग, यानी कि शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं वो सभी एक साथ मिलकर के वृषण जालक का निर्माण करती हैं। ये शुक्रजनन नलिकाएं छोटी छोटी नलिकाओं में खुलती हैं और ये छोटी छोटी नलिकाएं जो होंगी वृषण जालक से 15 से 20 तक समूलित नलिकाएं निकलती हैं, जिनको हम शुक्रवाहिकाएं या फिर अपवाहिकाओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वृषण के साथ सटवी संरचना, जो कि एक सक्रिय नलिका नुमा संरचना है, जिसे हम अधिवृषण के नाम से जानते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं। कैपिट एपिडिडाइमस, जिसको हम शीर्ष अधिवृषण कहेंगे। दूसरा है कॉपर्स एपिडिडाइमस, जिसको हम मध्य या काय अधिवृषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है काड़ा एपिडिडाइमस, जिसको हम पुच्छ अधिवृषण के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है अगली कड़ी के अंतर्गत हम बात करेंगे शुक्रवाहिकाएं, अर्थात शुक्रवाहिकाएं जो होती हैं ये क्या होती हैं। शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस के नाम से भी जानते हैं इनको, शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक जो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी या वास डिफरेंस। वास डिफरेंस वास डिफरेंस। शुक्रवाहिनी पुच्छ अधिवृषण के साथ संलग्न रहती है, अर्थात पुच्छ अधिवृषण के साथ जुड़ी रहती है या पश्च अधिवृषण के साथ जुड़ी रहती है। तो अधिवृषण के पश्च भाग, जिसको हम काड़ा एपिडिडाइमस से निकल ये लंबी कमकुंडलित नलिका जो होती है, नलिका नुमा जो संरचना होती है, उसी को हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। यानी कि काड़ा या पश्च अधिवृषण से कम कुंडलित कम कुंडलित
एवं लंबी नलिकानुमा संरचना शुक्रवाहिनी कहलाती है। शुक्रवाहिनी कहलाती है। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर, यानी कि शुक्रवाहिनी की जो लंबाई होती है लगभग 45 सेंटीमीटर। दूसरी बात है इसका भीतरी स्तर जो होता है, भीतरी स्तर जो बना होता है वो बना होता है कूट स्थित स्तंभी उपकला से। कूट स्थित स्तंभी उपकला से, कूट स्थित स्तंभी उपकला से इस शुक्रवाहिनी का आंतरिक स्तर बना होता है। और नेक्स्ट है इसके अंतर्गत कुछ जो सेल्स होती हैं वो विशेष प्रकार के तरल पदार्थों का क्या करती हैं, स्राव करती हैं। नेक्स्ट शुक्राणुओं को बामन हेतु चिकना बनाती है। जो मारक को क्या बनाते हैं, चिकना, यानी कि तरल पदार्थों का स्राव करती है। तरल पदार्थों का क्या करती है, स्राव, जो शुक्राणु मार्ग को चिकना बनाता है, यानी कि शुक्रवाहिनी से जब शुक्राणु जो होते हैं वो गमन करेंगे तो उस चिकने तरल माध्यम के अंतर्गत आगे की ओर तरंग गति के कारण गति करते हैं। शुक्राणु जो होते हैं, शुक्रवाहिनी में तरंग गति के कारण गति करते। नेक्स्ट है कि शुक्रवाहिनी का शुक्राशय की नलिका में खुलने से पहले, यानी कि जब शुक्रवाहिनी जो होती है इस तरीके से जब ये शुक्राशय के अंतर्गत खुलती है शुक्राशय में, तो उससे पहले इसका जो अगला हिस्सा जो होता है इस तरीके से फूला हुआ होगा, फिर ये शुक्राशय के अंतर्गत खुलेगी। तो ये भाग जो होता है एम्प्यूला कहलाता है। इसको हम एम्प्यूला के नाम से जानते हैं। शुक्रवाहिनी वक्षण नाल से होकर, वक्षण नाल से होकर उदर गुहा में प्रवेश करती है। वक्षण नाल, जिससे वृषण 7 माह के गर्भकाल के दौरान वक्षण नाल, इक्विनन नाल भी कहते हैं, 7 माह के दौरान किस में आ जाते हैं, वृषण कोशों के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्रवाहिनी जो होती है इस वक्षण नाल से किस में प्रवेश करेगी, उदर गुहा के अंतर्गत। तो बच्चों ये था आज का टॉपिक एपिडिडाइमस एवं शुक्रवाहिनियाँ। एपिडिडाइमस जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो पश्च या काड़ा एपिडिडाइमस जो होता है उससे कम कुंडलित एवं लंबी नलिकानुमा संरचना जुड़ती है, जिसकी लंबाई मात्र 45 सेंटीमीटर होती है, उसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। शुक्रवाहिनी जो होती है उसका जो आंतरिक स्तर होता है वो कूट स्थित स्तंभी उपकला से निर्मित होता है। नेक्स्ट है कि इसमें कुछ तरल पदार्थों का स्राव होता है, जो कि इसमें विशेष प्रकार की कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्रवाहिनी का आंतरिक मार्ग जो होती है उसे चिकना बनाती है, ताकि उसमें शुक्राणु तरंग गति के कारण आसानी से क्या कर सके, गति कर सकता हो।
नेक्स्ट है कि शुक्राशय के अंदर जब शुक्रवाहिनी खुलती है तो उससे पहले वाला जो नलिका नुमा भाग है वो थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, जिसको हम एम्पुला के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम तुम्बिका के नाम से भी जानते हैं। तुम्बिका, इसको हम तुम्बिका कहेंगे। नेक्स्ट, अब ये शुक्रवाहिनी जो होती है वक्षण नाल के माध्यम से उदर गुहा की ओर चली जाती है, अर्थात उदर गुहा में जाकर के मूत्राशय के पश्च तरल पर नीचे की ओर मुड़कर चलती हुई अनंत में एक फूला हुआ भाग तुम्बिका बनाती है, और उस भाग के अंतर्गत शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रह किया जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट शुक्राशय एवं मूत्र मार्ग के विषय में। थैंक यू।